हेलो। चलो बच्चे। हेलो। सभी बच्चे जुड़े हुए होंगे। चलिए आज हिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर 1 का हम लोग जो है क्लास अटेंड कर रहे हैं। बिहार बोर्ड का हिस्ट्री का बुक है और आप लोग इसको ध्यान पूर्वक करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा जो है एक एक कॉन्सेप्ट को नीट एंड क्लीन होना चाहिए। साथ साथ जब तक आप लोग बुक का थोड़े स्टडी नहीं करेंगे नॉलेज का करेक्शन नहीं हो पाएगा और आप लोग अच्छे स्तर पर जो है अच्छे स्तर पर काम नहीं कर पाएंगे और हाई मार्किंग नहीं कर पाएंगे। इन सब को ध्यान में रखते हुए बच्चे आप लोगों के लिए एनसीईआरटी जो आपका बिहार सरकार का बुक है एससीईआरटी का उसी का हम लोग क्या करें डिटेल स्टडी कर रहे हैं ताकि एक एक टॉपिक आपको लिए क्या हो जाए क्लियर हो जाए। और इसी बुक को पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। ये क्लास 10th का आप लोगों का हिस्ट्री का बुक है जैसा आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं और ये चैप्टर 1 है। चूंकि ये चैप्टर थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन लग रहा होगा, कठिन लगना स्वाभाविक है कि यह चैप्टर जो है आपका चूंकि आपके देश के इतिहास से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, तो थोड़ा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा। तो यहाँ जो इस चैप्टर है हिस्ट्री का है आपका जैसे आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन देख रहे हैं इकाई 1 है और ये पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। आप लोग यूरोप के बारे में जानते हैं, यूरोप एक महादेश है और जिसमें कई सारे देश हैं और सारी दुनिया में आज से लगभग बहुत दिन पहले कई सौ वर्ष पहले या लगभग 100 वर्ष पहले आप लोग सारी दुनिया में इन्हीं का साम्राज्य था। यूरोप सारे दुनिया को शासन करता था, इंग्लैंड फ्रांस ये सब देश। ये लोग डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं। जो ऐसे जैसे विकास रातों रात नहीं हुआ, जो क्रांतियां यहाँ पर इसलिए विकसित हो गए कि यहाँ पर जो क्रांति हुई वह बहुत पहले हुई। तो जैसे जैसे क्रांति हुई, जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, लोकतंत्र आया, विकास आया, अंधविश्वास खत्म हुए, पुनर्जागरण आया, इन सब कारणों से इनके यहाँ जो पहले जो काम हुआ जिसके परिणाम स्वरूप ये लोग इन लोग यूरोप के जो है डेवलप्ड कंट्री में आ गए, विकसित देश में आ गए। इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, बहुत सारे देश हैं। इसमें आप लोग पढ़ने जा रहे हैं विशेषकर किन किन देशों के बारे में। फ्रांस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया के देश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपके अलावा यहाँ जर्मनी के एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं, इटली का एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें, पोलैंड की कुछ चर्चा है, कुछ यूनान की भी चर्चा है। इस तरह कई देशों की यहाँ पर अच्छी खासी चर्चा है। सो आप देख रहे होंगे अगला जो टॉपिक है मेरे पास आ रहा है उसे हम लोग देखेंगे यहाँ और एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। और ये हिस्ट्री आपका जो है ये क्लास 10th का है, जैसे आप जान रहे हैं। आप ये क्लास 10th का क्या है आपका हिस्ट्री है, तो आप इसको देख रहे होंगे। अब यहाँ एक टॉपिक आ गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, एक चैप्टर का नाम ये आपका हुआ। राष्ट्रवाद क्या होता है? एक तरह की विचारधारा है जो अपने क्षेत्र विशेष के लिए, राज्य विशेष के लिए, देश विशेष के लिए सोचता है। जैसे एक परिभाषा यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति, पॉलिटिकल जब तक आदमी लोग जगेगा नहीं, का एक प्रतिफल है। साथ साथ क्या आता है, यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, ये सब क्या है, एक तरह का आपकी एक भावना है, एक सोच है, एक कंसेप्ट है जो आपको किसी क्षेत्र विशेष के बारे में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बातों को आप लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। ये सारी चीजें वहां पर यही राष्ट्रवाद के अधीन आता है। एक राष्ट्रवाद का अच्छा खासा डिफिनेशन मैं आपको लिखूंगा। देखिए क्या टॉपिक बन रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। इसका एक टॉपिक जो बन रहा है इसको हम लोग लिखेंगे। एक टॉपिक जो बनता हुआ दिख रहा है यहां जो है, टॉपिक जो बनता हुआ दिख रहा है, आइए देखें। यहां एक टेक्निकली चीजें आ चुकी है, ध्यान देना यहां पर। हाँ, तो यहां जो एक राष्ट्रवाद की जो भावना है, ये देखिए ये टॉपिक यहां से क्लियर हो रहा है। यूरोप में राष्ट्रवाद, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके ऑन स्क्रीन है। क्वेश्चन क्या पूछने जा रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछने जा रहे हैं
वह मैं बताऊं आपको। एक क्वेश्चन जो पूछने जा रहे हैं, इसको हम लोग देखें यहां पर ऑन स्क्रीन जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन है आपका यहां पर देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद, टॉपिक क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन जो ऊपर का बनेगा उसका आंसर भी हम लोग अपडेट कर लेंगे, जिससे ये सब सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बनाने जा रहा है, यहां से क्वेश्चन उठाएगा कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, एक क्वेश्चन आपका बनते दिख रहा है आपका। और यहां पर देखो मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो राष्ट्रवाद के बारे में क्वेश्चन बना रखा है। तो हम लोग यहां देखें तो राष्ट्रवाद के बारे में यही परिभाषा यहां पर अपडेट कर लेंगे हम लोग। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की क्या होती है, वाहक बनती है। उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ है, और ये जो इसका कारण क्या था, राष्ट्रवाद का जो कारण आया वह बहुत बड़ा कारण था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण। अब यहां देखिए, अब यहां पर आएगा दूसरा टॉपिक आया आपका, क्या हुआ, पुनर्जागरण आया। उसके अलावा क्या हुआ कि आपको जो है औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक, ये सब कारणों से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये सब आपका क्वेश्चन हो गया, इसका सीधा आंसर आपके पास आ गया। और ये पहले पहले उदय रियल में राष्ट्रवाद कहां हुआ है, फ्रांस में हुआ है, फ्रांस में पहले उदय हुआ। और धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों में क्या हुआ, फैलता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुए कि विश्व में बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक क्रांति हुई। सभी बच्चे को इस बात को ध्यान रखना होगा कि पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या है। इसका टॉपिक जो है यहां पर अपडेट हो चुका है, यहां पर टॉपिक जो है अपडेट हो चुका है। तो आप इस बात को समझ लिए होंगे, ऑन स्क्रीन ले लो। और इसके हम फिर अगला टॉपिक में चलेंगे। राष्ट्रवाद क्लियर हुआ। इसके अलावा जो है राष्ट्रवाद जो है आपका क्लियर, क्वेश्चन आ गया आपका। अब हम लोग आगे की ओर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे लोग। इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। अगला टॉपिक जो मेरे पास आ रहा है यहां देखो, ये आप आ गया कि राष्ट्रवाद का, मैंने बोला ना, ये राष्ट्रवाद की जो भावना थी वह कब आई, वही चर्चा मैंने पहले भी आप ऑन स्क्रीन किया है आपका। पहले जो ऑन स्क्रीन जो राष्ट्रवाद की भावना आई है, इसको हम लोग देखें। देखिए राष्ट्रवाद रियल में मैंने पहले बोला कि राष्ट्रवाद जो है कहाँ, किस देश की पहले पहले हुआ है, तो यूरोप में हुआ है, ध्यान रखना पड़ेगा। और ये किसके बाद हुआ है, पुनर्जागरण के बाद आया है। हमारे बच्चे जो 9th क्लास में इतिहास नहीं पढ़े होंगे उनको पुनर्जागरण वर्ड में परेशानी हो रही होगी। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, पुनः जागरण। अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ होता है पुनः जागरण, फिर से जागना। पुनर्जागरण इसका अर्थ हुआ फिर से जागना। यह क्या था, पुनः जागरण, फिर से जागना, एक बौद्धिक क्रांति थी, एक बौद्धिक क्रांति थी। याद रखना, पुनर्जागरण रियल में बौद्धिक क्रांति थी। ये बातें ध्यान रखना है। ये कौन क्रांति थी, बौद्धिक क्रांति थी, एक बौद्धिक क्रांति थी। ये पुनर्जागरण एक बौद्धिक क्रांति थी, यानी ज्ञान के क्षेत्रों में क्रांति हुआ। बौद्धिक क्रांति, ये पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना।
रियल में क्या थी? एक बौद्धिक क्रांति थी, ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति थी, नई नई चीजों के आविष्कार हुए थे। जो बच्चे 9th क्लास में हिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे, ये वर्ड थोड़ा उनको परेशान करता होगा। और साथ साथ नए नए खोज हुआ। जेम्स वाट ने, जो आप जान रहे हैं कि आपका जो है फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, जेम्स वाट जो है वाट इंजन का आविष्कार किया। इस तरह बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, जो ये सारे के सारे वैज्ञानिक अधिकांशतः यूरोप के थे। अधिकांशतः क्या इसलिए थे कि उस समय विकसित देश था, विकासशील हो रहा था। हम लोग की स्थिति अच्छी नहीं थी, भारत के लोग बहुत गरीब थे उस वक्त। इस तरह का विकास यहाँ नहीं हुआ। सो पुनर्जागरण कहाँ हुआ है? आपका यूरोप में हुआ है। पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागरण, संधि विच्छेद करोगे। साथ साथ एक बौद्धिक क्रांति थी, मतलब विज्ञान के क्षेत्रों में क्रांति थी, ज्ञान के क्षेत्रों में क्रांति थी। ये जो क्रांति थी रियल में, ये ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति थी, ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति थी। याद रखना है आपको, ये जो क्रांति थी वह कहाँ क्रांति थी? ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति थी, विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति थी। इस तरह से ये जो है क्या हुआ है, और ये नए नए आविष्कार हुए हैं। इस पर आविष्कार जो हुआ है ना, इसके कारण ये सब हुआ इस तरह से। और ये जानते हैं, और ये जो है ना, ये राष्ट्रवाद जो है, मैं बताया ना कि फ्रांस की क्रांति का ही बेस है। ये फ्रांस के क्रांति का ही क्या है, यह उन्नत रूप से प्रस्तुत हुआ है, यह ध्यान रखना है। ये जो है फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई है। और आप जान रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े देखिए। फ्रांस की क्रांति का उद्देश्य 3 था: समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। ये 3 सिद्धांत था इनका, इस फ्रांसीसी क्रांति का, जो विश्व के इतिहास में उलट पलट कर दिया। ये 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई है। इसका 3 उद्देश्य था, याद रखना है बच्चे लोगों को। ये 3 उद्देश्य इसका था। कौन कौन उद्देश्य था? लाइन बाय लाइन किताब पढ़ोगे तो हाई स्कोरिंग होगा, नॉलेज आएगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसका 3 उद्देश्य था। कौन कौन था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का उद्देश्य था इसका। और यह और 19वीं शताब्दी में यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आया। कौन सामने आया? राष्ट्रवाद। अब क्वेश्चन आता है, सर 19वीं शताब्दी क्या है? सुन लीजिए बात को, आपको करना है क्या है। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ 19वीं शताब्दी मतलब हुआ कि अगर 1800 ईस्वी से लेकर 1899 तक का जो समय होगा वह 19वीं शताब्दी का होगा। समझ में आई बात को? इतना ईस्वी जो होगा वह 19वीं शताब्दी का। अगर हम लोग अभी किस शताब्दी में चल रहे हैं? 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है। स्वाभाविक है अब 26 में हम लोग जाएंगे, तो ये 21वीं शताब्दी है, ये 19वीं थी। याद रखना है आपको, 19वीं शताब्दी में यह बहुत डेवलप्ड हो गया। और ये इसी कारण से विश्व के जिन जिन देशों को यूरोपीय देशों ने गुलाम बनाया था, वह धीरे धीरे वहाँ राष्ट्रीयता की भावना जागने लगी, वह अपने देश के बारे में सोचने लगा। देर न सवेरे यूरोपीय देशों को, उन देशों को आजाद करना पड़ा। इसके कारण भी यथेष्ट थे। और यथेष्ट मतलब क्या? उचित कारण था इसका। राष्ट्रवाद का जो कारण था वह भी उचित कारण था। और परिणाम जो हुआ, ये परिणाम बहुत युगांतकारी हुआ। कहने का अर्थ हुआ कि जो जो देश गुलाम था वह सभी देशों में धीरे 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 आजादी की ओर बढ़ने लगा, देश के बारे में सोचने लगा। और पहले लोग व्यक्तिगत तौर सोचते थे, अब देश के बारे में सोचने लगे, देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हुआ। इसी का परिणाम था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के कारण हुआ था। जो देश गुलाम थे वे आज़ादी उनको मिली है, राष्ट्रवाद के कारण मिली है। राष्ट्रवाद को इसलिए आपके बुक में लिख रखा है, बिहार सरकार का जो बुक है उसमें लिखा हुआ है आपका, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ये कैसी थी? युगांतकार, युग को अंत कर दिया, सारी सोच बदल दिया, सारा सिस्टम को चेंज कर दिया। एक बड़ा युगकारी परिवर्तन हो गया, इसलिए आपके वर्ड इसमें लिखा गया है। युग अंतकारी, एक नए युग का आरंभ किया, पुराने युग को समाप्त कर दिया। ऐसे वर्ड आया राष्ट्रवाद के लिए। ये राष्ट्रवाद का जो वर्ड आया, नई सोच के साथ आया राष्ट्रवाद का वर्ड। तो आप देख रहे होंगे, इसे क्वेश्चन सीधा आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने सारा को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया। एक एक शब्द आपको क्लियर हो जाना चाहिए। शताब्दी का मतलब क्या हुआ? ये युगांतकारी मतलब युग का अंत हो जाना। परिणाम मतलब कि यथेष्ट जो उचित कारण था। ये सारी चीजों को मैंने स्पष्ट तौर पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आगे ये ध्यान देना है यहाँ पर। अगला टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं, कुछ जो आपका क्वेश्चन बनेगा हम क्वेश्चन बना देंगे, जो आपको पढ़ना है वो क्वेश्चन हम बनाते चलेंगे। आइए यहां पर हम लोग देखते हैं, जो आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, जो ऑन आप स्क्रीन देख रहे हैं, आइए यहां पर देखिए, यहां पर आया है भावना यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाओं में। देखिए यहां पर मैंने बोला कि इस राष्ट्रीयता की भावना का अगर किसी ने विकास अगर कहीं हुआ है तो फ्रांस की राज्य क्रांति का है। भावना ने बोला कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास का जो मुख्य स्रोत है वह कौन है आपका, फ्रांस की राज्य क्रांति, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। राज्य क्रांति कब हुआ है, 1789 ईस्वी में हुआ। और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, ये जानते हो ये कहाँ के हैं, ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह भी फ्रांस के हैं। और इनका जो आक्रमण हुआ है जिसके कारण दो कारणों से ज्यादा बढ़ा, ये फ्रांस की क्रांति, दो कारणों से अधिक बढ़ा। ये एक तो बढ़ा फ्रांस की क्रांति के कारण बढ़ा, और दूसरा बना नेपोलियन के आक्रमण से बढ़ा है। एकदम इजी वे में आप लोग समझ रहे होंगे कि आक्रमणों के परिणाम स्वरूप बढ़ा, आक्रमणों के परिणाम स्वरूप ये बढ़ा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। नेपोलियन के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप इस तरह की भावनाएं जो है वह क्या हुई है, तेजी से बढ़ी है। राष्ट्रवाद की भावना पूरा यूरोप में पहले स्टार्ट हुआ। एक एक वर्ड को क्लियर होना चाहिए, पूरा थोरो किताब आपको स्टडी करना है, तब जाकर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं। अब यहां एक टॉपिक आ गया है, देखिए अब बहुत अच्छा खासा टॉपिक आपके ऊपर ऑन स्क्रीन आ गया। अब इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, बच्चे इस टॉपिक को ध्यान देंगे हम लोग। यहां क्या आया है, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय, ये बड़ा वर्ड आ गया है, अभिजात वर्गीय परिवेश, एक नया वर्ड आ गया, अभिजात वर्गीय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इलिट समाज कहते हैं। इलिट का मतलब क्या हुआ कि उसकी संख्या कम होगी, ये अच्छा वर्ड है, आपकी संख्या कम होगी, लेकिन वह संख्या कम और उसका राजनेता के रास्ते, राजनीति स्तर पर, आर्थिक स्तर पर प्रभावित अधिक करता है, प्रभावित अधिक करना। ये याद रखना, अभिजात वर्ग का अर्थ क्या होता है। हमारे समाज में कोई अभिजात वर्ग है जिसकी संख्या कम होती है लेकिन राजनीति उसकी पूरी पकड़ होती है, उसी को हम इलिट्स वर्ग कहते हैं। राजनीति में उसके अंदर जो राजनीति थी उससे वह क्या निकल गया, बाहर निकल गया। पहले राजनीति, देश को चलाना, सारी व्यवस्था को देखरेख करना कुछ लोगों के हाथ में होता था, वह सारी बातें वहां पर समाप्त हो गई। उसके बाद आया क्या, वह जो कुछ व्यक्ति के विशेष के कंट्रोल में जो सिस्टम था उसे बाहर निकलकर ये पेपर में भी सारी बातें आने लगी, सड़कों पर लोग इसके बारे में सोचने लगे, सर्वसाधारण लोग इसके राजनीति के बारे में समझने लगे, सब लोग राजनीति के बारे में समझने लगे। और यह जो है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी फ्रांसीसी क्रांति का। एक समाज, एक किसी छोटे समूहों के साथ सारी सिस्टम था, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो गया और लोग चर्चा करने लगे, सड़कों पर चर्चा होने, पेपर में छपने लगे सारी बातें। ये बहुत बड़ा योगदान था।
यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन का भी अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। देखो उस समय के जमाना में मोबाइल और टेलीफोन था नहीं, इंफॉर्मेशन जाते नहीं थे, लेकिन नेपोलियन जब कई देशों में आक्रमण किया तो फ्रांस की जो विचारधाराएं थी वो हर देशों में पहुंचना शुरू किया। लोग जानना शुरू किया नेपोलियन का आक्रमण किया, नेपोलियन इतना मजबूत क्यों हुआ भाई, इसलिए मजबूत हुआ कि वहां पर लोग क्रांति हुई है, हम लोग भी क्रांति करेंगे। बहुत सारी चीजें उसके अंदर आना क्या हो गया, धीरे धीरे शुरू हो गया। बहुत चीजें धीरे धीरे आना वहां पर क्या हो गया, शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति का क्या हो गया, वहां पर उदय हुआ। और फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन का जो अभियान था, नेपोलियन का जो प्रेशर था, नेपोलियन का जो संदेश था, वो सभी देश में आक्रमण किया और अपनी बातों पहुंचाया। यानी फ्रांस की जो क्रांति का जो बातें थी नेपोलियन के आगे, एक तो फ्रांस में क्रांति हुई, एक कंसेप्ट बन गया, और वही नेपोलियन लेकर विश्व के विभिन्न देशों में गया तो वह सारी बातें वहां फैल गई। यानी अभी जाति वर्ग के साम्राज्य की सोच से बाहर निकलकर राजनीति सामान्य व्यक्तियों के हाथ में चली गई, जिसकी संख्या अधिक थी। वास्तव में उसी का अधिकार था उस राजनीति पर। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों का भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। देखो यहां पर ये नेपोलियन ने क्या किया, ध्यान दे यहां पर, वहां उसके राज्य को जैसे जान रहे हैं, जर्मनी और इटली का एकीकरण आप पढ़ेंगे इस किताब में। यानी जर्मनी और एकीकरण कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, और इसमें भी प्रभाव किसका था, नेपोलियन का था। इस तरह से नेपोलियन, अगर फ्रांस की क्रांति हुई तो जो विचारधारा बना वह वहां के लिए बना, लेकिन नेपोलियन के आक्रमण से क्या हुआ, यूरोप के विभिन्न देशों में पहुंच गया, जिसके कारण हर देशों में क्रांति की एक नई विचारधारा और सोच का उदय हुआ। मैं आपको इसलिए इस बात को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं ताकि एक एक चीजें आप अच्छी ढंग से समझ पाएं, तब जाकर आपको सारी सिस्टम अपडेट हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बन नहीं रहे आप लोग परीक्षा के लिए, क्वेश्चन बनेंगे मैं लिख दूंगा। अब आइए यहां पर आ जाते हैं। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा यूरोप में किन किन देशों का एकीकरण हुआ, तो जवाब आपके पास तैयार रहेगा। वह जवाब क्या है, एकीकरण दो देशों का हुआ है, इटली और जर्मनी का। याद रखना है, दो देशों का एकीकरण हुआ है। एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी राष्ट्रवाद के कारण ही एकीकरण हुआ, क्योंकि लोग अपने राज्य के बारे में सोचने लगे। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्ता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप के देश में, यहां पर अब यहां क्या हुआ, नेपोलियन जो विश्व के कई देशों पर आक्रमण किया, कई देशों को हराया, जिसके कारण नेपोलियन के खिलाफ नेपोलियन का जो आधिपत्य हो गया था विश्व के विभिन्न देशों पर, उसके विरुद्ध भी लोग वहां पर क्या हुआ, सक्रिय हो गए। यूरोप के विभिन्न देश जो वहां पर यूरोप के विभिन्न देश जो फ्रांस द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा आक्रमण किया गया था, वहां के देश भी नेपोलियन के विरुद्ध हो गया। इसलिए विरोध में देशभक्ति पूर्ण विक्षोभ हुआ, यानी देशभक्ति की भावना आ गई, और देशभक्ति के कारण नेपोलियन का खिलाफ हुआ। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुआ। ध्यान देखिए, नेपोलियन का पतन कब हो गया है मैं बता दूं, 1815 में ही पतन हुआ है, और वाटरलू के युद्ध में हुआ है। वाटरलू एक जगह का नाम है जहां पर युद्ध में नेपोलियन का पतन हुआ है। आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा, नेपोलियन का पतन हुआ है। नेपोलियन का क्या है, पतन हुआ है। कहां पतन का पतन हुआ है, ये 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का क्या हुआ है, पतन हुआ है। समझ में आया। अब यहां ध्यान दीजिए, अब इसके बाद नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में जिन देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वह देशों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी, ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वह कहां है, वियना है। याद रखना, वहां पर एक सम्मेलन किया, 1815 में था, और ये सम्मेलन में इस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि भाई यूरोप में जो पुरानी उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिस व्यवस्था को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था, और जिस कारणों से नेपोलियन के युद्ध और विजयों को अस्त व्यस्त कर दिया था। एक क्वेश्चन यहां बनेगा कि वियना कॉन्फ्रेंस, वियना सम्मेलन क्या है।
ये क्वेश्चन बनेगा आपका, ये क्वेश्चन बनेगा। ये कब होगा? 1815 में होगा। और वियना सम्मेलन के बाद जो ताकतवर देश उदय होकर आया, और उसमें आया ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो मेटरनिक था। और मेटरनिक का क्या हुआ? बहुत बड़ा वहां पर व्यवस्था था। मैं क्वेश्चन आगे लिखूंगा, इसका आंसर भी आप लोगों को लिखूंगा बोर्ड पर। देखिए यहां पर, अब यहां समझना है क्या, यहां एक क्वेश्चन बन के तैयार है आपके पास। क्वेश्चन यहां एक क्वेश्चन आ रहा है, यह है वियना सम्मेलन क्या है। एकदम हर सरल है। एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए। प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 होगा। ये प्रश्न नंबर 2 होंगे, और ये होगा वियना सम्मेलन। एकदम छोटा मैं लिखूंगा। क्या है क्वेश्चन बनाएगा, और आपका जो उत्तर आएगा बहुत छोटा में आएगा। 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में नेपोलियन को पराजित करने वाले देश को पराजित करने वाले देशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्व की व्यवस्था यानी पूर्व की व्यवस्था। कौन पूर्व व्यवस्था? फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व, फ्रांस की क्रांति से पूर्व को स्थापित करना। पूर्व व्यवस्था मतलब फ्रांस की क्रांति से पूर्व की व्यवस्था। पूर्व की व्यवस्था स्थापित करना, ये उसका उद्देश्य था। ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गए, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ गया है। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, और ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन बन गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। 2 क्वेश्चन पढ़ाई हुआ, दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। दोनों को हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। दोनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक सभी बच्चे को गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स।